great pleasure for all of us to have you here at this platform. And हम लोग सर ने जैसे बताया इट्स लाइक 33rd एपिसोड. इससे पहले हमने 32 किताबें पढ़ी हैं, मोस्टली एजुकेशन लिटरेचर से जुड़ी हुई किताबें, with the idea that जिसके बारे में हम बात करेंगे कि I feel very strongly when teachers engage with literature, they actually engage with the larger world of the teaching and learning. तो हमारा ज्यादातर जो कन्वर्सेशन रहा वो एजुकेशन लिटरेचर के आसपास रहा. कुछ कुछ किताबें हमने और भी डोमेन से ली है, बट व्हाट द रीडर्स कैन डू, उस वाले एंगल पे जो हमारा आज का ये एपिसोड है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन किताब पढ़ के किया जा सकता है. So I think there is not a better candidate than Anurag Kundu to understand about these possibilities कि जब कोई किताब पढ़ता है तो उसके बाद और क्या क्या कर सकता है, what a major impact one can bring. So we welcome again and thank you Chandan ji for actually helping us reach out to Anurag ji and invite him here at this platform. It's really a pleasure for all of us, mentor teachers that we will be having a discussion around the book. मैं उस बुक का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर कर देता हूँ और फिर हम अनुराग सर के पास चलते हैं कि लॉन्ग बैक ट्विटर पे कई तरह के कैंपेन होते रहते हैं. तो उसमें से किसी ने पूछा था कि नेम अ बुक which has actually brought a change in your behavior that you read and you started implementing it. तो उसमें कई लोग अपना अपना अलग अलग किताबों का नाम लिख रहे थे और अनुराग सर ने उसको रिप्लाई करते हुए लिखा था इस किताब का नाम, आई थिंक 2 साल पहले के आसपास. That was the first time when I came to know about this book, and from that day I was thinking कि कभी न कभी सर को कहूंगा कि ये वाली किताब हम लोग पढ़ते हैं. So that's how I came to know about Nudge, and आपके बारे में तो we had opportunity to work together at different platforms earlier also. So welcome. Nudge के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप ही शुरुआत कीजिए, आप ही बातचीत कीजिए. That will be great. Anurag sir. First of all, thank you very much. Sorry, I assume I'm sorry अनुराग जी, sorry अनुराग जी, मेरा बीच में कनेक्शन चला गया. आप जान रहे होंगे पहाड़ी के बीच में मैं था. तो फिर अनुराग जी, आज एक आप रीडर के रूप में हमारे साथ हैं जुड़े हुए. ये बड़ा एक सुखद अनुभव है. मैं अच्छा लगेगा कि आज हम आपको सुने के रूप में. वेरी मच हरी जी. जी थैंक यू वेरी मच पांडे सर. थैंक यू वेरी मच अनुराग जी. जी Thank you very much Pandey sir for a very nice introduction. I assume I'm audible, right? Yes, quite audible. For a very nice introduction, very heartfelt introduction, but my special thanks to Mr. Chandan and Mr. Murari for the opportunity to bring me here amongst all of you and read part of the books that you yourself said कि जिसको समझ के मुझे बहुत चीजें अपनी लाइफ के बारे में समझ आई, और मुझे लगता है मेरी लाइफ थोड़ी बेहतर हुई इस किताब से, और जो मैंने गवर्नेंस से काम किया उसमें भी काफी यूजफुल रही इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि पब्लिक पॉलिसी कैसे बेहतर डिजाइन की जा सकती है, इम्प्लीमेंट की जा सकती है, इम्प्रूव की जा सकती है. So how would you like me to go? I mean, in the beginning, I mean, a brief about the book. Sure. And then we'll go by how you use those ideas, some of the ideas of the book, and how you use those ideas in your working, as a policy makers, and also as the chairperson of the DCPCR who were instrumental in implementing some path breaking initiatives. This is how, yeah. So this is the book. Literally, the title says it all. Nudge, improving decisions. I'm not going into the whole name, but it is about improving decisions. और कई बार 1 मिनट किताब को अगर छोड़ भी दें, बहुत सरल भाषा में समझ आता है कि अगर एक छोटा सा नज या पुश किसी से मिल जाता है तो हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है. उदाहरण के तौर में ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में 10 अपने टास्क के आइटम हैं, और जिसमें लेट्स से चंदन सर ने मुझे कुछ रिक्वेस्ट किया था कि अनुराग से ये कर देना, और 2 दिन पहले किया था, तो दिमाग से स्लिप भी कर जाता है.
नई Right. प्रायोरिटीज टेक ओवर कर लेती हैं, नए टास्क आ जाते हैं, नई अर्जेंसीज होती हैं, नई कंटिंजेंसीज होती हैं। एक बार अगर वो ये कह दें कि अनुराग सर मेरे उसका रिक्वेस्ट का क्या हुआ, तो एकदम से उसकी प्रायोरिटी ऊपर बढ़ जाती है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल एवरीडे एग्जांपल ऑफ कि एक छोटा सा नज जो है प्रायोरिटी रीऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा टूल है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और जब इस बिहेवियर को समझेंगे कि नज क्यों चाहिए, कब चाहिए, किसको चाहिए, कैसे वो नज ट्रिगर हो, कैसे उसका यूज हो, कैसे उसका ओवर यूज ना हो जाए, बिकॉज अब बार बार वो होता है जैसे वर्ड ऑफ द डे का अपन सब्सक्राइब कर लेते हैं, ईमेल पे रोज एक नया शब्द आएगा, हम 10 दिन 15 दिन तक सीखते हैं, उसके बाद वो मोस्ट अनरेड ईमेल चला जाता है, Right. उसके बाद हम वो ईमेल खुलता नहीं है 15-20 दिन के बाद। तो कैसे ओवर यूज, और कैसे पता चले कि इसका ओवर यूज हो गया इस समय। तो हमारे आसपास डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं, कुछ डिसीजंस हम इंटेंशनली लेते हैं, मोस्ट डिसीजंस हम अनइंटेंशनली लेते हैं। Right. तो कैसे हम आसपास का एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर इंप्रूव करें ताकि जो हमारा अनइंटेंशनल डिसीजन मेकिंग है वो कैसे बेहतर हो जाए। तो बहुत सारे बुक इज अबाउट दैट, चाहे वो पैसे का इस्तेमाल को लेकर हो, चाहे वो जनरल हैप्पीनेस रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और संबंधित हो। बट इसका सेंट्रल फाउंडेशनल पॉइंट क्या है, एंड देन आई एंड इन 30 सेकंड्स की जो ह्यूमंस की डिसीजन मेकिंग है वो रैशनल नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो इरैशनल डिसीजन मेकिंग है, मेजॉरिटी ऑफ आवर डिसीजंस। तो जो इरैशनल है तो उससे हम लड़े नहीं, उसको एम्ब्रेस करके उस इरैशनैलिटी का इस्तेमाल कर लें, और कैसे इस्तेमाल करें। द बुक इज अबाउट दैट। ट्रू, वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही सिंपल वे में आपने इसको बताया। बुक का जो एक्सटेंडेड नेम है विच यू मेंशन्ड इन योर कन्वर्सेशन, वो यही है कि इम्प्रूविंग डिसीजंस अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। उसमें मतलब ये हमें मदद करता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अभी जो आपने कहा कि we generally do not take rational decisions, and उसको उन्होंने किताब के शुरुआत में ही इंटरेस्टिंगली ह्यूमंस को दो अलग अलग हिस्सों में ये बात करके देखते हैं। एक, एज वी रियल ह्यूमंस, वो कैसे डिसीजन लेता है, एंड वन जिसके लिए एक बहुत खूबसूरत वर्ड यूज किया गया है, इकॉन्स, ह्यूमंस एज इकोनॉमिक एजेंट, राइट, कि वो कैसे डिसीजन लेता है। तो व्हेन ह्यूमंस एक्ट एज इकोनॉमिक एजेंट, तो फिर वो चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है, या कौन से कल्चर से आता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत रैशनल होता है। एटलीस्ट वो व्यक्ति जो डिसीजन ले रहा है वो ऐसा मानता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल ह्यूमंस, तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारे बाइसेस हैं उसके डिसीजन मेकिंग्स में। सो दिस बुक, थ्रू दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, यू नो, द ह्यूमंस एंड द इकॉन्स के जरिए पूरे किताब में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, कई सारे एनेक्डोट्स, केस स्टडीज को कोट करता है। एंड हाउ वी मेक डिसीजंस, ये जो यू हैव जस्ट मेंशन्ड, यहाँ पे मैं एक पैरा बुक से ही पढ़ना चाहता हूँ, एंड देन यू नो विल कम you know, and we'll ask from you the central theme that you have recognized, to, you know, to share with us, and then we'll come to how you have used these ideas in your, you know, working as a chairperson of the DCPCR. So this is the one which I'm going to read, is at page number 19, and so very interestingly, I mean, how we think two systems. This is the name of the paragraph. The working of the human brains are more than a bit befuddling. How can we be so ingenious at some tasks and so clueless at others? Beethoven wrote his incredible Ninth Symphony while he was deaf, but we would not be at all surprised if we learned that he often misplaced his house keys. How can people be simultaneously so smart and so dumb? Many psychologists and neuroscientists have been converging on a description of the brain's functioning that helps us make sense of these seeming contradictions. The approach involves a distinction between two kinds of thinking, one that is intuitive and automatic, and another that is reflective and rational.
So you actually set the context, and I found that this paragraph is like totally in sync. And the whole book, as I mentioned in the beginning, is about the story of how human makes the decision and how econs makes the decision. Yeah, Anuragji. So I mean, want to bring us the central themes through some of the paragraphs that you have identified, perhaps, Correct. if it is Um, really, yeah. yeah. I'm trying to wonder what the PDF में इसका equivalent क्या है. Okay, अच्छा अच्छा मेरे अच्छा पास अच्छा. एक्चुअली फिजिकल किताब है, तो मैं एक बार Okay, एक okay. सेकेंड तो मैं, No, no issue, no issue, no issue. because I want at least those who Yeah. Okay. Okay. have access to the PDF be on the Yeah. same page. So Okay. PDF, Maybe different. yeah, PDF page number 18, book Okay. page number 7. Okay. Okay. Yeah. So it says, I'm going to be reading 3 paragraphs. Oh, great. Yeah. Thousands of studies confirm that human forecasts are flawed and biased. Human decision making is not so great either. Again, to take just one example, consider what is called the status quo bias, a fancy name for inertia. Hmm. A host of reasons, which we shall explore, people have a strong tendency to go along with the status quo, the default option. For instance, when you get a new smartphone, you have a series of choices to make, from the background on the screen to the ringtone, to the number of times the phone rings before the caller is sent to the voicemail. The manufacturer has picked one option as the default for each of these choices. The research shows that whatever the default choices the manufacturer picked for us, many people simply stick with them, even when the stakes are much higher than choosing the sound your phone makes when it rings. And अब हम सोचे कि हमें से कितनों के फोन जो हैं उसमें रिंगटोन डिफॉल्ट है, हमने पता कि जबकि फीचर एग्जिस्ट करती है हमारे फोन में, जैसे मेरी आज तक डिफॉल्ट है. Yeah, मेरी भी. I mean, when I was reading that, I was seeing look how psychology works. So the choice, our choice was determined by the manufacturer. Now imagine you are the manufacturer. Right. So you can literally play anything. You can play your music and the world will have to listen to it. True. Because we rarely change anything that is given to us as default. As default, yeah. So the power of default. We provide many examples of the use of default options. And we will see the defaults are often quite powerful. If the private companies or public officials favor one set of outcomes, they can greatly influence people by choosing it as the default. You can often increase participation rates by 25%, and sometimes by a lot more than that, simply by shifting from an opt-in to an opt-out design, which means कि अगर मुझे किसी चीज में participate करना है, तो मैं कोई फॉर्म भरूं, कोई टिक लगाऊं, या ऑप्ट आउट ऑप्शन है, हम मान लेंगे कि आपको पार्ट बनना है उसका जब तक कि आप ऑप्ट आउट नहीं करेंगे. दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट 25-30-35% का है. So now the boss, the company, the organization, the manufacturer actually can control 25, 30, 35% people just by the default. As we will show, setting default options and adopting other similar, seemingly trivial menu changing strategies can have huge effects on outcomes, from increasing savings to combating climate change, to improving healthcare to reducing poverty. At the same time, we show that there are important situations in which people exercise their freedom and reject the defaults when they feel strongly about something. For example, they might overcome the strength of the inertia and the power of suggestion. The defaults are often perceived to be hints that they are a recommended option. Changing the default can be an effective nudge, but it is decidedly not the answer to every problem. So I'll wait here. Yeah. While I was reading this book, I found a very interesting statement that never underestimate the power of inertia. Yeah, absolutely. So powerfully it works. Yeah, so I mean, two beautiful points that you brought, and which is really the central theme of this book, that particularly how the government organizations or the policymakers who make decisions on behalf of millions of people,
how they can use the understanding from the field of behavioral psychology and can bring a mass change. So there are a lot of examples in this book also, a couple of examples we will discuss. But it will be interesting for us to know now from your field that how this idea of changing the default or moving out from the inertia that you could implement in your field of work. Yeah. Murari, so let me first give a personal example. Okay, great. About the power of default and then transition, because कई बार जब हमारे ऊपर घटना घटती है तो हमें ज्यादा समझ आता है और उसको समझ आता है कि मेरे जैसे तो लाखों इंसान हैं, तो ये तो पूरा पब्लिक पॉलिसी डिजाइन हो सकता है पूरा। जैसे एग्जांपल देता हूँ पावर ऑफ डिफॉल्ट, और ये बुक में इंटरेस्टिंगली प्रोफेसर साहब की भी सही यही समझता है एग्जैक्टली। करीब 4-4.5 साल पहले मैंने एक मैगजीन सब्सक्राइब की, उसका मतलब ऑनलाइन वर्जन कि मेरी इमेज है ना, और मैंने सब्सक्राइब कर ली। फिर व्हाटएवर जर्नलिज्म में हैपेंड एंड आई स्टॉप्ड लाइकिंग दैट मैगजीन, कि मैंने कहा मैं अब इनको एक पैसा नहीं दूंगा, दे हैव स्टॉप्ड इन जर्नलिज्म। प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम आई ऑप्टेड फॉर रिकरिंग पेमेंट्स ऑटोमेटिक डिडक्शन, कि मुझे हर महीने यार ना करना पड़े, ऑटोमेटिक मेरे बैंक से काटते रहो और मुझे मैगजीन भेजते रहो। 4.5 साल हो गए मुझे, वो मैगजीन अब भी सब्सक्राइब है, हर महीने अभी मुझे 180 रुपए कटता है मेरा। आई हेट द ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट वांट टू फंड एनी लॉन्गर, एंड उसके बावजूद 180 रुपए मेरा कट रहा है। राइट। तो वो दिखाता है कि जो मैंने उस टाइम पे ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया, कि अब वो ऐसे भी डिजाइन कर सकते थे कि रिकरिंग पेमेंट होगी 12 महीने तक, अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो हम 12 महीने रुक जाएंगे, वो 6 महीने रुक सकते थे, पर उन्होंने कोई एंड डेट नहीं रखी। मैं हर रोज सोचता हूँ आज मैं एक बार लॉग इन करूंगा और मैं उसमें डिसेबल करूंगा। मैं 4 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट दे रहा हूँ 180 रुपए पर मंथ, जिसको मैं देना नहीं चाहता। So that's the power. Now let me. हाँ, और फॉर एग्जाम्पल जिम मेंबरशिप इसी पे रिलाई करती है। कभी देखिएगा जिम वाले क्यों आपको कहते हैं कि महीने का 1000, बट अगर आप 6 महीने लोगे तो हम आपको 4000 में दे देंगे, या 12 महीने लोगे तो हम आपको 7000 में दे देंगे, क्योंकि उनको पता है एक बार पेमेंट दोगे आप, आपको पिंच करेगा पैसा गया, और आप जिम में आई तब वो जब आपको नया नया जोश आया एक्सरसाइज करने का, तो 10-15-20 दिन में वैसे भी जोश खत्म हो जाना है। And you're not, unless you're very disciplined like a 5% population. तो अब जब 20 दिन में खत्म होना है तो 1000 क्यों लेना है इससे, मुझे 7000 लेने 12 महीने का प्रॉमिस करके आना तो उसने है नहीं, और आएगा भी तो कोई बात नहीं। राइट। वो 7000 ले लेंगे, अब उसने आना तो है नहीं, तो मशीन तो अनयूज्ड पड़ी है, तो दे कैन गिव इट टू अनदर क्लाइंट। राइट। दैट इज हाउ फॉर एग्जांपल द जिम मेंबरशिप और द नेटफ्लिक्स पेमेंट्स ऑपरेट। और the idea of default, तो एक बार किसी तरह डिफॉल्ट में लेकर आना है उसको। तो how have we used it, either the power of default or even nudge? Let me give sort of one example of both. एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमारा व्हाट्सएप चैटबॉट है। हम क्या करते हैं, जैसे हर बुधवार को डीओई स्कूल्स में आईएफ टैबलेट्स बढ़ती है। अब हमने पाया अपने सर्वे में कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 72%, यानी कि 30%, 28% स्कूलों में बच्चों को आईएफए की आयरन वाली टैबलेट्स मिली ही नहीं रही है। हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने वेडनेसडे मॉर्निंग को 8 बजे प्रिंसिपल्स को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि याद है आज बुधवार है, बच्चों को आईएफए टैबलेट बटनी है। वी फाउंड सडन अपटेक इन टैबलेट, क्योंकि प्रिंसिपल अरे यार ये करना है, प्रिंसिपल ने तुरंत अपने व्हाट्सएप पे डाला होगा सब टीचर्स को आईएफए टैबलेट बांटना याद रहिएगा। इतने टीचर्स को यार हाँ यार आज बुधवार है, तुरंत उन्होंने। तो वी कैन इम्प्रूव द इफेक्टिव गवर्नेंस जस्ट वेडनेसडे 8 बजे सारे प्रिंसिपल्स आप पूछिएगा, उनको 8 बजे हमारी तरफ से व्हाट्सएप आता है बुधवार को। तो उससे हमने करीब 10% इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन में इमीडिएटली देखा। वो नज जो बिल्कुल और सही टाइम पे नज, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के तौर पे करिए, जैसे, और ये मैं बताता हूँ डिफॉल्ट ऑप्शन का ऑप्शन, लगभग लाखों बच्चे हर रोज स्कूल में नहीं आते। 19 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के विद्यालय में, लगभग 5-6 लाख बच्चे हर रोज छुट्टी पे रहते हैं।
हमने देखा कि क्या करें। तो अब पिछले डेढ़ साल से आपने देखा होगा कि जैसे ही आप टीचर्स के रूप में हमें बताया भी होगा, पेरेंट्स ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने, कि हमको एक एसएमएस आता है जैसे हमारा बच्चा छुट्टी पे जाता है, हमको एक एसएमएस आता है कि आपका बच्चा रोहित आज विद्यालय नहीं आया, और हमको बड़ी चिंता हो गई। दिक्कत है तो कॉल करें, अदरवाइज कल बच्चे को स्कूल भेज दें। अब इमेजिन करिए कि ये एसएमएस बहुत पहले होता था, कई साल पहले प्रिंसिपल को एक्चुअली ट्रिगर करना पड़ता था, और उसका अपटेक barely 5% था। हमने कहा जो काम डिफॉल्ट होना ही होना है, जो मतलब एक रूटीन लॉजिक में होना ही होना है कि बच्चे छुट्टी पे भेज, उनको एसएमएस क्यों नहीं आ रहे, वो प्रिंसिपल के क्लिक करने पे क्यों डिपेंडेंट रहे। हमने उसको बैकएंड से ऑटोमेटेड कर दिया। अब अगर रोकना है तो आप क्लिक करिए, अदरवाइज तो एसएमएस जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो 5-7% बच्चों को एसएमएस जाता था छुट्टी पे, वो आज लगभग 95-98% बच्चों को एसएमएस जाता है छुट्टी होते के साथ। क्योंकि हमने ऑप्शन बदल दिया। हमने कहा पहले क्या था, अगर आपको भेजना है तो क्लिक करना है, हम कह रहे हैं नहीं हम तो भेजेंगे, रोकना है तो बताओ। तो दैट चेंजिंग द डिफॉल्ट, या जैसे लगा छुट्टी पे होता है, ऑटोमेटिक हमारी तरफ से कॉल जानी ही जानी है, ना कि हमको स्पेशली बोलना पड़ेगा कि कॉल करना है। और ये छोटी छोटी चीजें करके हम हजारों बच्चों को विद्यालय में ले आए हैं। तो वो पब्लिक इम्पोर्टेंट है समझना। हाँ, आपने शायद मेरे ख्याल से कुछ ऐसा भी सिस्टम उसमें डेवलप किया हुआ है कि अगर 5 दिन या उससे ज्यादा और लगातार नहीं आता है, फिर वो एग्रेवेट कर दिया जाता है सिचुएशन को, एंड देन, है ना, ताकि खास ट्रेसिंग की जा सके उन बच्चों को कि वो कहाँ पे है। तो दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग। किताब में भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसको लेकर के दिए हुए हैं, खास करके जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको लेकर के, और लोग किस तरीके से, चूंकि यूएस बेस्ड है और वहां से उन्होंने काफी एग्जाम्पल लिया है, पर्टिकुलरली जो सोशल वेलफेयर स्कीम या लोगों का जो पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन स्कीम्स, इन सब से इन्होंने लिया है कि कैसे अगर हम डिफॉल्ट में कुछ सेट कर देते हैं कि इतना तो पैसा आपका महीने का कटेगा ही, तो वो मतलब वो एक्यूमुलेट होता रहता है और उनका अच्छा खासा वो बन जाता है। लेकिन अगर लोगों को चॉइस दिया जाता है कि आप चेंज कर सकते हैं, या आप अपने अलग अलग महीने में अलग अलग कंट्रीब्यूशन को बदल सकते हैं, वो जनरली, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेज, एंड दे आर ब्रिंगिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रोफेसर्स, कि इवन वो लोग भी नहीं करते हैं, राइट, वो भी कंसीडर कि काफी पढ़े लिखे हैं और इंगेज हैं, बट डिफॉल्ट का इतना पावर है कि वो भी कभी चेंज नहीं करते हैं कि a greater percentage of professors continue with whatever has been set in the default, वो उसी के साथ कंटिन्यू करते रहते हैं। तो बहुत इस फील्ड में, खास करके फाइनेंस के फील्ड में, पेंशन, इंश्योरेंस, इस सब के फील्ड में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है, इस डिफॉल्ट को सेट करने का, चेंज करने का। एक क्वेश्चन को लेकर एक तरीके से थ्रेड है इस पूरे किताब में। इन्होंने खुद उसके लिए वर्ड यूज किया है ऑक्सीमोरन, जो ये एक वर्ड यूज करते हैं, क्या है वर्ड, लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म, राइट, इज इट राइट, लिबर्टेरियन, या कि एक तरफ जो क्रिटिक्स, अगर कोई इस किताब को पढ़ेगा, तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में तो चुनने का फ्रीडम होना चाहिए, द फ्रीडम टू चूज, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी आर टॉकिंग कि जो पॉलिसी मेकर्स है, दे शुड हैव द पावर टू कंट्रोल थ्रू डिफॉल्ट्स, और काफी सारी डिसीजंस वो ले लें, है ना, एंड गिव लेसर फ्रीडम टू द पीपल टू चूज। तो हाउ द टू एग्जिस्ट, इसको लेकर के एक तरीके से पूरा थ्रेड है, और वो बार बार जब भी कोई आर्गुमेंट्स लेकर के आते हैं, चाहे वो डिफॉल्ट को लेकर के हो, चाहे वो एंकरिंग को लेकर के हो, चाहे वो प्राइमिंग को लेकर के हो, इन तमाम बातों में बार बार बताते हैं कि हाउ even when we like control, still the principles of libertarianism continues, and how the two can be put together, basically दोनों को कैसे एक साथ रखा जा सकता है। तो पहले शब्दों को ब्रेक डाउन करते हैं। लिबर्टेरियनिज्म होता है बेसिकली गवर्नमेंट नहीं बताएगी सिटीजन को कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। आप मत बताइए कि वेडनेसडे को 8 बजे हमको क्या करना है। नहीं, एक्चुअली इससे प्रिंसिपल के लिए नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल तो फिर भी टेक्निकली गवर्नमेंट ही है। हमने एडोलेसेंट्स पेरेंट्स को भेजना स्टार्ट कर दिया कि क्या आपके बच्चे को आज टेबलेट मिली, नहीं तो एक बार क्लास टीचर से पूछ लेना कि हमारे बच्चे को टेबलेट नहीं मिली, कल दे देना प्लीज। तो अब लिबर्टेरियनिज्म से कि सरकार कौन होती है एक सिटीजन को बताने वाली कि कैसे बिहेव करूं कैसे ना करूं।
for Right. good reasons and for ugly reasons. Government is nobody. Uh, Now, paternalism is, which is the paternalistic instinct से, right. जैसे Right. माता पिता होते हैं ना कि माता पिता हर चीज में केयर करते रहते हैं कि ये कर लो ना, वो क्यों नहीं कर रहे हो. Mm. तो the author has put the two together, saying it is libertarianism, libertarian paternalism, कि हम आपकी freedom of choice respect कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पैटर्नलिस्टिक होना पड़ेगा क्योंकि वो आप ही के बेनिफिट्स में और रैशनल हमारी डिसीजन मेकिंग है नहीं. बट उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं. ऑथर हैज गिवन सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर क्रूशियल बिकॉज इतनी पावर गवर्नमेंट के हाथ में कैन आल्सो बी वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी. राइट. सो फॉर इंस्टेंस पावर की कहां वहां पर नज नहीं करना है जहां पर कोई प्रकार का कोएर्जन हो. फॉर इंस्टेंस the author has given certain principles also to keep in mind when not to nudge, where the stakes are too high. So the author has given a certain framework for us to think where the nudge should be avoided. So I think that's the oxymoron, that's the conflict the author is trying to resolve. Address. Yeah. And it's, I mean, it's like a thread in every chapter. Wherever they are bringing the argument, they are trying to like match it with कि ये कहाँ हमारे इस प्रिंसिपल पे स्टैंड करता है. Correct. वो बहुत खूबसूरत है. और वो जो आपने कहा, they are also arguing in the book कि given the complexity of the economy and particularly the technology integration, it is not easy as it is told कि you make your choice. I mean, कटिंग छोटी करा के आइयो बढ़िया, बिल्कुल गंजा सा. हो गया म्यूट. ओके. 0 नंबर फिरवाइयो नीचे. अरे म्यूट ऑन कर दो दीजिए सबको प्लीज. हर जगह नहीं, नीचे की तरफ 0 नंबर कर दिया मैंने. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. See, parental instincts are kicking. Yeah. This is an example of libertarian paternalism. Exactly. Chandan sir right now acted as like माँ बाप कंट्रोल करूंगा ये मैं. Some sense one can easily argue, भैया, who the hell are you to control my speech? Right. Correct. So what just happened here is the example of that. Live. Really a very good example. True. So yeah, what I was telling that a very interesting argument the author has presented, that given the complexities of the modern world, particularly the technology integration and the global economy, it is not easy to make the decisions. And there he brings another interesting terms which is there throughout the book, that is the choice architecture. Is this the word? Yes. Yeah. And that how, I mean, one in his personal life and particularly the people in the public office, those who takes decisions for the masses, how they can work around this idea and the examples that you were giving. So थोड़ी सी बातचीत हम अब जरा चॉइस आर्किटेक्चर के बारे में करते हैं और आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्या हो सकता है, कैसे कैसे डिजाइन्स किए गए हैं. मैं शुरू करता हूँ. जो बुक ने शुरुआत जहां से की है, जहां नहीं बट अर्ली स्टेज पर ही है, which is एक स्कूल का एक्सपेरिमेंट जहाँ पे कैंटीन में फल फ्रूट मिलते हैं, हेल्दी खाना मिलता है, जंक भी मिलता है, समोसा मिलता है, ब्रेड पकौड़ सब मिलता है. तो बच्चा आके जो बोलेगा उसको वो मिलेगा. तो कोई कंट्रोल नहीं है सच. बच्चा जो खाना चाहे खा सकता है. वो कहीं मुझे समोसा तो समोसा मिलेगा, चाहे मुझे केला दो केला मिलेगा. सो दे ट्राई टू रिकॉर्ड कि बच्चे का कितना हेल्दी कंजम्पशन है, कितना अनहेल्दी कंजम्पशन. दूसरे इंस्टेंस उन्होंने क्या किया, बच्चा भी फ्री है, लेकिन जो जंक फूड है उसको थोड़ा आई लेवल से ऊपर रख दिया, और हेल्दी फूड को आई लेवल पे ले आया. अब बच्चा फिर भी समोसा मांग सकता है, वट एवर जंक इक्विवेलेंट ऑफ अमेरिका इज, उसको मिलेगा. लेकिन सडनली हेल्दी कंजम्पशन शॉट अप. तो वो कह रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कि हम आपको चॉइस फुल्ली करने दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करें इन सेंस, जिस माता पिता की तरह कि भैया आई लेवल पे प्राइमरीली विजिबल क्या फूड के आइटम है. This is a choice architecture. You have put an architecture in which somebody else exercises the choice. Right. That affects their health, wealth, or happiness. That is the architecture or the framework around within which a decision making happens. For instance, let's say
चंदन, मुरारी और अनुराग गो या मेरे घर पे, मैं कहूँ आओ यार चिल करते हैं, तो आ गए, मुरारी जी आ गए, चंदन जी मेरे घर पे आ गए। अब मैंने जैसे हम टेबल बैठे, मैंने इनके सामने रख दिए चिप्स। अब ये मंच क्या करने वाले हैं, चिप्स। मैंने चिप्स, अब मैंने रख दिए लेट्स से हाइपोथेटिकली काजू बादाम। अब वो मंच करने वाले काजू बादाम, और कोई पूछे ना अगर ऑनेस्टली कि आपकी प्रेफरेंस क्या थी, तो इन ऑल लाइकलीहुड हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं थी। ना हमने ये मांगा, ना हमने वो मांगा, वो ना भी देते तो हमें कुछ फर्क ना पड़ता, बट चूंकि उन्होंने ये रख दिया, whatever was available. हाँ चूंकि उन्होंने रख दिया, तो मेरा मुंह चलता रहा, बात बात में बीच बीच में एक काजू फिर उठा लिया, बात फिर उठा लिया, 1 मिनट बाद फिर एक काजू उठा लिया। तो विदाउट लेटिंग यू इवन नो, और इवन इफ यू फाइंड आउट, आई एम पुटिंग अ चॉइस आर्किटेक्चर अराउंड यू, within which you are exercising a choice, which then affects your health, wealth and happiness. तो हम अपने आसपास एक चॉइस आर्किटेक्चर बिल्ड कर सकते हैं, which the designer of the choice architecture has to do some work, but then the one exercising the choice need not do so much of work. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएं, कि मेरे साथ ही होता है, वो इतनी लंबी कवर मेन्यू 12 पन्ने का पकड़ा देते हैं, उसमें ढूंढते रहो क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, समझ नहीं आता, इट्स लाइक अ पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और फिर उसमें एक लिख दे आवर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, फिर बाकी सब इसी में से कुछ ला दो यार, ये जो 4-5 लिखा है, या डिश ऑफ द डे, तो हम कहते हैं यार ये डिश ऑफ द डे ला दो यार, यही ठीक लग रहा है मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग, वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने अपनी लाइफ में इसको कैसे इस्तेमाल किया कि यार नाउ सेविंग करना चाहिए, बट कुछ भी कर लो सेविंग, या तो खर्च बहुत हो जाता है, कुछ ना कुछ, यहाँ पे मूवी चलना है, यहाँ पे आज खाना खाना है, यहाँ पे व्हाटएवर, या वो एक ट्रांजैक्शन की कहीं पे इन्वेस्ट करना है, मतलब आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा, वो कभी आता ही नहीं है कल। एक बार अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट साइन अप कर दें, चाहे हम 4,000 रुपए करें, हम देखेंगे साल भर के बाद तो 50,000 हो गए, और तो हमारे पास खर्च करने के लिए भी 4,000 रुपए कम हो गए हैं। तो अब हम जो जितना खर्च करने की हमारा पूल होगा हम उतना खर्च करेंगे, टिपिकली हम उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अगर मैं पूल ही कम कर दूं, ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाए मेरे अकाउंट से, मेरा पूल ही 4,000 रुपए कम हो गया है, और साल के अंदर मुझे 48,000 मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट अलग से मिलेगा, और मेरे खर्चे फालतू अनशंट, क्योंकि मुझे कम पैसा है, तो मैं सोचूंगा कि क्या कट आउट करना है मुझे। So, and the same implications in public policy. So yeah, very interesting, and I think ये जो term है, which is very valid for like all of us who are here or who will listen it later, कि हम सोचना शुरू करें कि अपने पर्सनल लाइफ में हम जहाँ पे भी हैं, एंड पर्टिकुलरली हम अपने क्लासरूम्स में, अपने स्कूल्स में क्या ऐसा डिजाइन चॉइस आर्किटेक्चर के रूप में हम क्या कर सकते हैं जो एफिशिएंसी को बढ़ाए, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा बढ़ा सके. It's really very interesting. In fact, we all can be the architect in that sense. And we all have to think in our own context कि हम क्या कर सकते हैं. Of course, अनुराग जी ने जो एग्जांपल दिया, पेडागोजिकल इंप्लीकेशंस है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, लेट्स से हम तीनों एक ही क्लास में हैं, और अभी अभी हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, लेट्स से 50 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हम तीनों कोई वर्कशॉप ले रहे हैं मिलके. हम अगर सर्कल में बैठ जाएं, कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सारे बच्चे अपने आप, या पार्टिसिपेंट्स अडल्ट्स भी हैं, अपने आप सर्कल में पहले 2 सर्कल बैठ जाएंगे, फिर बाकी 2 आएंगे, फिर वो बिना कहीं सर्कल बैठ जाएंगे. तो आपने किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, आपने किसी को नहीं कहा, वो फिर वो 5 अगले आएंगे, वो देखेंगे अच्छा सर्कल बैठे, वो सर्कल में बैठ जाएंगे. तो बहुत सारे उसके आप किताब जो रख देंगे बच्चों के सामने, ये 10 किताबें लाइब्रेरी में, 10 में से कोई बच्चा पिक करने वाला है, आप वो 10 रिप्लेस कर देंगे किसी और चीज से, 10, तो बच्चा पढ़ देगा उस 10 में से. राइट. तो अल्टीमेटली, और ये हमारे साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, ये हमारे साथ भी हो रहा है. जैसे हमने ई चाइल्ड कैन रीड कैंपेन से शुरुआत की, फिर वो बना मिशन बुनियाद, हमने प्रथम कंटेंट दिया, हमने लेसन प्लान दिए, और हमने कहा ये सजेस्टिव है, जिसको लेसन प्लान अपना खुद बनाना है बना ले, जिसको कोई और कंटेंट इस्तेमाल करना है कर ले, हमने किसी को नहीं रोका. बट टेल मी, कौन सा कंटेंट इस्तेमाल हुआ है? Whatever is given. जबकि हमने भर भर के कई बार रिआइटरेट करके कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बेटर कंटेंट है, कर लीजिए इस्तेमाल. पर ये हमारा सजेशन है, एंड वी मेड इट अवेलेबल. और कई जगहों पे, जिन जगहों पे हम देखते हैं कि सीढ़ी और लिफ्ट का ऑप्शन होता है,
So the option is both available, right? But 98% केसेस में लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और सीढ़ी को का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि उनके इसमें लिए लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग, जैसी एंट्री करें आप, अगर एक सिंपल पोस्टर लगा दें, स्टेयर्स दिस साइड, और ओके लिफ्ट को गाइड ना करें, अगर किसी लिफ्ट हाँ इस्तेमाल करनी है, पूछने दो उनको कि भाई आपकी लिफ्ट कहाँ है, सही कह रहे हैं हाँ ऑल लाइकलीहुड लोग हाँ पूछेंगे नहीं क्या कि आपकी लिफ्ट कहाँ है, वो चुपचाप स्टेयर से आ जाएंगे, राइट विल बिकम हेल्दियर. सो एक सिंपल पोस्टर लगा दें, स्टेयर्स दिस साइड. That's what you have done at DCPCR. करेक्ट. ओह ओके अच्छा ये वहां पे क्या हुआ है ना या आप डीकैथलॉन जाएंगे ना, डीकैथलॉन की सीढ़ियों पे पढ़िएगा, उस पे लिखा होता है पहली सीढ़ी 0.5 कैलोरी बर्न्ड, ओह ओके सेकंड सीढ़ी 1 कैलोरी बर्न्ड, 1.5 कैलोरी बर्न्ड और व्हाटएवर. और आप देखेंगे फिर ना एक अपने आप ही मोटिवेशन आता है कि हाँ यार 10 कैलोरी तो बर्न करो कम से कम, एक ही तो फ्लोर है. हाँ सही कह रहे हैं जैसे उन्होंने वो लिखा, अब ऑटोमेटिकली, और उसके बगल में लिफ्ट दे दीजिए बेशक से, द चांसेस आर पीपल आर गोइंग टू यूज द स्टेयर्स मोर unless some kind of medical issue or disability or whatever. Yeah. तो वो कंट्रोल कर रहे हैं आपका चॉइस आर्किटेक्चर, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप चॉइस ले रहे हैं वो जो आर्किटेक्ट चाहता है. True, true. जबकि आपको महसूस होता है कि मैं आई एम अ फ्री मैन मेकिंग माय ओन डिसीजंस. Right. और कुछ चीजें जो की गई है लार्जर एज ए पब्लिक डिसीजंस के रूप में, मतलब देयर आर कपल ऑफ अदर एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया आल्सो. जैसे आजकल जो अब गाड़ियां आ रही है उसमें डिफॉल्ट सेटिंग होता है कि वो 80 क्रॉस करने के बाद बीप की आवाज आती है, 100 के बाद बीप 2-3 बार और आने लगता है, और शायद 120 पे आई हैव नेवर टच्ड वो बीप कंटिन्यूअसली होता है. लेकिन 80 के बाद तो मैंने सुना है, तो लाइक दैट गिव्स अ रिमाइंडर यू नो, एंड लाइक यू ट्राई टू स्लो डाउन कि ठीक है हम उससे आगे हम नहीं जाते हैं. तो बहुत सिंपल सा है, पीपल हैव फ्रीडम, दे कैन ड्राइव, बट द सिंपल बीप साउंड that they have crossed 80, you know, it try to bring some change in their driving behavior. At some places they even replaced beep with so who is waiting for you. Oh. And you remember, oh, I have a wife, I have children, I have parents, and slow down kar lo. Like very अब वो हमें पता भी नहीं चला कि उस एक आवाज नहीं जो रिकॉर्डेड है उसने हमें हमारा कंट्रोल कर लिया. ओके एब्सोल्युटली. एंड इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया हुआ है कि इवन सपोज इसी से मतलब ड्राइविंग स्पीड को लेकर के कि देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल say that you know they want to drive fast, they want to drive without helmet, it's their freedom, you know. So they are suggesting a very interesting thing ki fine, the government should also make provision for people to drive without helmet, but make an arrangement that they need extra, you know, certification, the driving lessons, not the normal one, so that they need to take, and then make them sign a couple of forms, like they are talking about the donation, organ donation and all this and this and that. So like this all process will be so discouraging that very few people then will choose to take that option. इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें दिया हुआ. So I mean these all are like interrelated, and एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा. The last book that I read जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था इस तरीके से बिहेवियरल चेंज में, दैट वाज द एटॉमिक हैबिट. उसमें था कि कैसे हम किसी हैबिट के माइन्यूटेस्ट पार्ट को, सबसे छोटे हिस्से को यूज करना शुरू करें. एंड द एग्जांपल वाज कि अगर दौड़ना हम चाहते हैं तो हम सिर्फ स्पोर्ट्स शूज पहनने की हैबिट को डेवलप करें, दौड़ना खुद हो जाता है. I found that very interesting and I implemented in different fields. But the other example which I found here in this book, and coming particularly from the field where I need to write a lot, so one example it gives that, so suppose if there are two writers and they have a target to, let's say, they need to write a chapter every week, or they need to complete, let's say, 30,000 words in a month. So the two of them sign an agreement that, and they like sign a check, you know, on behalf, and give it to other person, so that if on the given date a person fails to meet the deadline, the other person can deduct that check. And the experiment shows that, you know, it's in the rarest of rare cases that it has happened when the other person deducted the check. Most of the people followed the deadline when they submitted the check to other person. So here comes the
principle of loss aversion. That is also so powerful, right? And I mean, they talk about it. It's a different kind of nudges. The default that we talked, loss aversion is the other one. That is also very interesting. Some of us can try. पब्लिक पॉलिसीज में लॉस एवर्जन पे कैसे होता है, कुछ आपको आ रहा है आइडिया अनुराग जी की इस्तेमाल किया जाता है ऐसे? पेनल्टीज हो सकती हैं फॉर इंस्टेंस। अच्छा, राइट राइट, हाँ हाँ। हाँ, कि मतलब सरकार में तो सरकार इज वेरी पेनल्टी हैवी फॉर इंस्टेंस। हाँ राइट, ये तो बहुत ही इस्तेमाल होता है। लिटरली फॉर इंस्टेंस मैं बहुत सरल एग्जांपल लेता हूँ कि लॉस एवर्जन कितना पावरफुल है। मैं एक विद्यालय में गया, ये बहुत पुरानी बात है, उसके बाद तो हमने काफी चेंज कर दी चीजें। और मतलब उस विद्यालय के प्रिंसिपल मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे व्यक्ति और अच्छे एजुकेटर लगते थे। मैं गया ऐसे ही और मैंने देखा कि जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है, बैट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टिपिकली जैसे होता है 2016 या 17 की कहानी होगी, जैसे होता है अलमारी में बिल्कुल बहुत ही सजे हुए लॉक्ड रखे हुए। मैंने पूछा कि सर आप भी अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? मतलब बाकियों से मुझे उम्मीद ना हो, एक चीज है आपकी, तो मुझे मतलब आप तो बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं, आप व्यक्ति अच्छे हैं, आप एजुकेटर अच्छे हैं, आपके विद्यालय में भी अगर बैडमिंटन सजा हुआ लॉक्ड रहेगा तो कैसे चलेगा? एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी कि सर ये टूट जाएगा तो पेनल्टी हम पे लगेगी, रिकवरी हमसे होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लॉस एवर्जन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी गुडनेस को ओवरकम कर लिया उसने। राइट राइट। तो कह रहे कि वो बेटर है वहीं सजे रहे वो अलमारी के अंदर। अच्छा, तो ये तो मतलब ये भी एक एग्जांपल हो सकता है एक्चुअली अफेक्टिंग नेगेटिवली, राइट? हाँ, इनफैक्ट आप तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, हमें कई बार लाइब्रेरियंस ऐसे मिल जाते हैं कुछ, कि किताबें खराब हो जाएगी, उसमें भी जो अच्छी किताबें हैं ना उनको वो सामने लॉक करके रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लॉस एवर्जन बिहेवियर है, इसको आप अनवांटेड एक्शन कम कर सकते हैं। किसी का कोई एक्शन जो आप चाहते कम हो जाए, आप लॉस एवर्जन का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि कोई एक्शन सामने एंगेज करे तो उसका ऑपोजिट पे लॉस एवर्जन हो जाए, राइट, तो वो अपना भी चूज कर लेगा। ए और बी पे कुछ लॉस है, करो बी, हम मना नहीं कर रहे हैं, बी का ऑप्शन है आपके सामने बट लॉस है, तो पीपल विल एंड अप चूजिंग ए ऑन देयर ओन। बिल्कुल। कुछ सिमिलर एग्जांपल मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि एक पेरेंट ने जो है अपने बच्चे को, मतलब वो खाने में थोड़ा फजी बच्चा था, तो ऑप्शन दिया कि 10 पीस ब्रोकोली के खाना पसंद करोगे या 12 पीस करेले के खाना पसंद करोगे। तो दोनों ही सब्जियां हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ब्रोकोली को चुन लिया बच्चे ने, क्योंकि वहां पर उसको लगा कि कड़वा तो नहीं कम से कम एटलीस्ट, तो ये खा लेता हूँ। उसने एक ऑप्शन पे लॉस दे दिया, तो अब वो समझिए ये टूल है पर्सनल लाइफ में, ये टूल है ऑर्गेनाइजेशन में, ये टूल है पब्लिक पॉलिसी में। अब किस प्रकार से उसका इस्तेमाल होगा वो अलग सवाल है। इसका इस्तेमाल फॉर एग्जाम्पल अखबारों के खिलाफ हो सकता है कि अगर आपने ये पब्लिश किया, हम आपको पब्लिश करने से थोड़ा मना कर रहे हैं, बस हम आपको जेल भेज देंगे या आप पे कोई एक्शन हो जाएगा, हम मना कर रहे हैं आपको पब्लिश करने से। तो वो एडिटर क्या करेगा, एंजली छोड़ो यार इसको। तो ये सारे के सारे टूल्स हमारे सामने, और इनका इस्तेमाल सबसे बढ़िया कारण से लेके सबसे डेंजरस कारण तक हो सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। या और इसी से मतलब कनेक्टेड ही है जो लॉस एवर्जन की हमने बात की, इन सम अदर फॉर्म इसको जो है फ्रेमिंग कहा जा सकता है, कि हाउ वी फ्रेम। एंड किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो देयर आर 2 सेंटेंस। अगर डॉक्टर कहता है कि इस पर्टिकुलर सर्जरी में सिर्फ इस पर्टिकुलर सर्जरी में 10% लोग बच नहीं पाते हैं, एंड देन द अदर स्टेटमेंट इज कि इसमें 90% लोग बच गए, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट के बाद जो पेशेंट का डिसीजन होता है वो बहुत अलग अलग होता है। इन द अदर स्टेटमेंट जहाँ पे कहते हैं कि 90% लोग बच जाते हैं ये ट्रीटमेंट करवा के, दे आर द पेशेंट्स आर मोर लाइकली टू मेक द डिसीजन कि हमें करवाना है। लेकिन जहाँ पे वो कहते हैं कि 10% लोग इसमें बच नहीं पाए हैं तो दे आर लेस लाइकली टू मेक द डिसीजन। तो कितना इंटरेस्टिंगली जो फ्रेमिंग है एक सेंटेंस का, those sentences are making a lot of difference in the decision making, right?
तो चंदन जी, आपने भी कोई पैराग्राफ आइडेंटिफाई किया हुआ है. वी आर एक्चुअली इंचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, तो आप वो पैराग्राफ आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड वी विल बी रीडिंग दैट. बट बिफोर मूविंग टू द एंड, हमारे पास कुछ और भी पैराग्राफ्स हैं अभी जो हमने आइडेंटिफाई किया है. हम ऑलरेडी बातचीत कर ही रहे हैं कि इसमें जो अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है नजिंग के लिए, जो हमेशा होता रहता है, हमारे साथ होता रहता है. कई बार अननोइंगली हम भी करते रहते हैं. अब चूंकि हम वर्ड को जानते हैं तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, इसका इस्तेमाल हम एज ए नज कर रहे थे, और अब शायद ज्यादा कॉन्शियसली हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और शायद हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि ये चीजें हमारे साथ होता है. एंड कैसे, इनफैक्ट अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो पूरे के पूरे नेशन को बहुत ही सिंपल और जेंटल नज के जरिए एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने के लिए तैयार कर दिया जाता है. मैं राइट अनुराग जी, ऐसा भी होता है ना? नहीं, बिल्कुल. मैं और छोटा उदाहरण देता हूँ. अब आपके हाँ. बैकग्राउंड में किताबें हैं. हाँ. हम्म. अब मैं जानता हूँ आपको पर्सनली कि आप काफी लर्नेड, पढ़े लिखे, वेल रेड और पढ़ने लिखने की क्यूरियोसिटी रखने वाले व्यक्ति हैं. बट एक मिनट मान लीजिए मैं नहीं जानता मुरारी झा कौन है, बस मैंने अभी अभी देखा उनको, तो मैं कहूँगा बड़े पढ़े लिखे वाले आदमी लग रहे हैं भैया ये तो. अब मुझे हैवी बातें करेंगे और सही बोलेंगे क्योंकि पढ़े लिखे लग रहे हैं. अब पीछे आप लगा लीजिए क्रिकेट और बैडमिंटन. Right. I will take you far less seriously unless the topic of a discussion is sports. Exactly. So you are framing me or framing to me even without perhaps knowing. Right. And nudging me to believe something about you, not believe other things about you, whatever. Right. To what extent you draw my attention to begin with. Right. तो छोटे छोटे मैं पैराग्राफ जो वो पढ़ूंगा, जिसमें एक तो पहले डिफॉल्ट की बात आती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब गाड़ियों में, टैक्सी में इन्होंने कहा कि अपना क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप कर सकते हैं, तो उनको कैब ड्राइवर्स को कहा गया कि लाइक देयर विल बी सम चार्ज, 3% ऑफ चार्ज, which is take a cut of roughly 3%, but those who did install the technology were pleasantly surprised to learn that their tips increased. This was partly due to some anchoring. When customer elected to use their card to pay, they would often to be confronted with the tip option that looked like something 15%, 20%, 25%, choose your own. So that was the default setting, which helped the taxi drivers to gain more from the customers. Though they were they had to pay back to the service provider as well. Another paragraph which I like to give, that is give feedback. This is on page number 118. Right. So an excellent way to help humans improve their performances is to provide feedback. Well-designed system tell people when they are doing well and when they are making mistakes. So I think if we truly stick to this two thing, that set something default which leads to the good, not some crisis aversion or something like that. Rather, you are doing this thing very well, keep doing it. And these are few criteria. By following them, you will be constantly doing good. Yeah. So I think that will definitely change things around us. Right. वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो आपने कहा चंदन जी, फीडबैक वाला, उसी से जोड़ कर ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि यही वजह भी है कि क्यों जरूरी है नज का होना या इसके बारे में जानना, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें. और जहाँ पे ये आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ही इज राइटिंग हियर एट पेज नंबर 72, द पीडीएफ दैट इज अवेलेबल टू मी, कि वी हैव seen that people perform amazing feats but also commit digi blunders. What's the best response? Choice architecture and its effects cannot be avoided. And so the short answer is an obvious one. Call it the golden rule of libertarian paternalism. Offer nudges that are most likely to help and least likely to inflict harm. A slightly longer answer is that people will need nudges for decisions that are difficult and rare, for which they do not get prompt feedback. And when they have trouble translating aspects of the situation into terms that they can easily
अंडरस्टैंड। तो खास करके जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं, है ना, जो पॉलिसी मेकर्स लेते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट सेविंग्स को लेकर के हो, या इंश्योरेंस को लेकर के हो, या मेडिकल पॉलिसीज को लेकर के हो, इन चीजों में चॉइसेस को, या इवन इसमें एक पूरा चैप्टर स्कूल चॉइस को लेकर के डिस्कस किया गया है। इन चीजों में जब डिसीजंस को ऐसे लिबर्टेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट पे छोड़ दिया जाता है तो वो बहुत डिफिकल्ट है। जहाँ पे ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, जिसमें वही जो शुरुआत में अनुराग जी ने कहा था कि किसी तरीके का नुकसान इंडिविजुअल्स का ना हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इजंट इट अनुराग जी, कि जो मेजर डिसीजंस हैं ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें लोग आसानी से समझ नहीं पाते हैं ना, कि इंश्योरेंस पॉलिसी किस किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो उन जगहों पे जिनके पास कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बहुत बिग डेटा पे आधारित होते हैं, कि एज इंडिविजुअल्स आई हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, and perhaps the decision that I will make may not be as appropriate as the decision which somebody will make who has access to the larger data. इसका कोई एक एग्जांपल अगर आप दे सके, क्योंकि आप दोनों तरफ से देखते हैं, आपके पास एक्सेस होता है कई बार लार्जर डेटा का, और कई बार एज ए इंडिविजुअल कैसे लिमिटेड डेटा होने की वजह से हमारा डिसीजन अफेक्टेड होता है। So think it this way. See, governments need to collect data in order to govern. Right. Now the issue starts, now that I know and I have access to this data, that can be very dangerous at the hands of the government. So, Right. I mean, because then we can easily turn into a surveillance state. जहाँ पे हर चीज, जैसे आज के चाइना सिस्टम है ना, कि फिर हर अच्छे बुरे बिहेवियर के लिए आपने कहीं कूड़ा फेंक दिया, some CCTV camera will capture and deduct your marks. Right. तो सर्विलेंस स्टेट बन जाएगा। तो I mean that's an important conversation. I mean, not as much dependent on nudge, but as much dependent on certain democratic principles. Right. So that's something to be extremely mindful of. Which is why Very so much of increased and renewed focus on privacy. Right. Very interesting. I mean, हम लोग we could reach to this aspect, of how this access to the larger data can also be a threat to individuals' privacy and autonomy. This is a real threat the world is facing. And अनुराग जी, बहुत रिसेंटली, आई थिंक करीब 1.5 साल पहले, एक बहुत खूबसूरत किताब इस पे आई है। किताब का नाम है द सर्विलेंस कैपिटलिज्म, जिसमें सुजाना जबॉफ है, हार्वर्ड बेस्ड रिसर्चर है, उन्होंने लिखा है। और इसी पे उन्होंने फोकस किया है कि ये जो एक्सेस है इतना डेटा का, एंड पर्टिकुलरली जो मशीन जो आसान बना रहा है इस सारे एनालिसिस को, शी इज सेइंग कि वी आर the way people in Germany were in the last decade of 15th century, जब प्रिंटिंग प्रेस का वहां पे इन्वेंशन हुआ था, कि उसको आइडिया नहीं था कि आने वाले 100-200 साल में दुनिया अपसाइड डाउन हो जाएगा, हर जगह से मोनार्की खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होगा। एंड दे पिन किए सारा, उसमें बहुत बड़ा रोल था प्रिंटिंग प्रेस का। सो शी इज सेइंग इन वन एग्जांपल इन दैट बुक कि we do not know, we cannot comprehend basically कि जिस तरीके से ये बिग डेटा है और उसका जो एक्सेस है, और जिस तरीके से मशीन उसको एनालाइज करता है, आने वाले 50-60 सालों में ये किस तरीके से बदल देगा पूरा आउटलुक को, we perhaps cannot comprehend. Absolutely. So that's, I mean, that's the threat, but at the same time हम जिस पोजीशन में भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जो ये टेक्निक हमने जाना, टेक्निक क्या कहेंगे इसको, एक आइडिया है अबाउट द जेंटल नज, उसका हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। अनुराग जी, वी आर एक्चुअली इंचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो आप कोई फाइनल पैराग्राफ या कोई फाइनल थॉट हम लोगों से शेयर करना चाहें? नहीं, पैराग्राफ विद थॉट की बजाय मैं कहूंगा कि सब लोग किताब पढ़ें। किताब पढ़कर इम्पोर्टेंट है कि पन्ना बाय पन्ना, थॉट बाय थॉट, चैप्टर बाय चैप्टर अपने कॉन्टेक्स्ट में उसके एप्लीकेबिलिटी के नोट्स लिखे। मैं टीचर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं व्हाटएवर जो भी हमारा काम है, उसमें उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसा है, बहुत प्रोफेशनल फ्रंट पे और एक पर्सनल फ्रंट पे, कि मेरे लाइफ की चैलेंजेस क्या है, उसमें से क्या इसकी लर्निंग यूज
हो सकती है, हो सकता है ना हो पाए, नो वन बुक कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज एन अनरीजनेबल बर्डन फॉर एनी बुक टू बेयर। राइट। बट एटलीस्ट अगर एक या दो इश्यूज भी हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, आई थिंक सो मोर देन थॉट दैट वुड माय एडवाइस, जस्ट टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन whatever appeals to you or whatever you find applicable in a professional or a personal context. राइट। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लाइक 2 साल पहले का जिक्र किया अनुराग ने कि 2 साल पहले आपने इस किताब के बारे में कहा था, विच एक्टेड कहीं लाइक अ नज फॉर हाँ हिम। हाँ सो आज आप भी एक किताब का जिक्र कीजिए जो लाइक मे बी लोगों के लिए नज का काम करे कि अच्छा ये हाँ किताब भी पढ़नी चाहिए, जस्ट लाइक दिस वन। बहुत सारी हैं एक्चुअली, बट मतलब मेरी फेवरेट किताब है, मैं एक्चुअली फिक्शन नहीं पढ़ता, बट ये आयरनी है मेरी लाइफ की, ये ऑक्सीमोरॉन है कि एक व्यक्ति जो फिक्शन नहीं पढ़ता उसकी फेवरेट किताब फिक्शन है, और वो है टू किल अ मॉकिंग Ah, बर्ड। nice. और फिल्म भी है ना? वो एक Yes. मुझे याद, अब मैंने बहुत टाइम हो गया, बट 8-10 साल की बच्ची के नजर से लिखी गई है पूरी किताब। ओह, तो जो तो चंदन जी इसको हम लोग रीड विद स्टूडेंट्स में पढ़ सकते हैं? Definitely. इट्स एक्चुअली मैंडेटरी रीड एज इंग्लिश लिटरेचर एट मोस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। हम्म। और छोटी सी किताब है, 200 पन्ने की, इतने से साइज की सिर्फ। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत होता है, मतलब हमें कई बार लगता है कि लाइक इफ वी टॉक अबाउट द बुक, या जैसे कैसे देखिए आपने 2 साल पहले कहीं लिखा है, देयर आई केम टू नो कि अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग किताब है, वही मेरे लिए सोर्स था पहली बार इस किताब के बारे में जानने का। बट दिस वर्क्स, दिस इज व्हाई वी फील कि कोई एक भी आदमी होता है जो जब हम बात करते हैं किसी किताब के बारे में तो वो कैच कर लेता है, एंड दे माइट बी इंटरेस्टेड, वो पढ़ता है इसको। तो चंदन जी नहीं, आप अभी मेरा एक और भी सवाल है, अच्छा। असल में कुछ लोगों हाँ ने पूछा भी था, लाइक हाँ। दैट यू आर जगलिंग सो मेनी थिंग्स, तो हम्म हाउ यू फाइंड टाइम टू रीड दैट शेयर? नहीं, आई थिंक दैट परहैप्स एक्सप्लेन्स कि मेरा फिक्शन रीडिंग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ओके। काम में इतना सारा नॉन फिक्शन इन्वॉल्व होता है, चाहे वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इकोनॉमिक्स पे जॉन ड्रेस की किताब हो, या रिचर्ड थेलर की किताब हो, तो बहुत सारा इसलिए रीडिंग, क्योंकि डायरेक्ट मैं वापस जाऊंगा किताब से ही कि व्हाट इज अ नज फॉर मी टू रीड। द नज इज परहैप्स a really complex inquiry I'm leading, answer of which lies in a Supreme Court order, or a very complex HR problem I'm struggling with at DCPCR कि यार कैसे मैनेज करें यार टीम, मतलब बिल्कुल सुबह से शाम तक दिमाग कदई हो जाता है। तो फिर दिन भर पिक अप किताब ऑन, यार कैसे करते हैं, जरा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पे कोई किताब उठा लो जरा एक बार। फिर कोई इशू आया कि यार ये बजटिंग का इशू तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और ये 4 लोग एडवाइस दे रहे हैं, चारों कॉन्ट्राडिक्टरी, और पल्ले नहीं पड़ रहा कि भैया करना क्या है। इवेंचुअली एडवाइजर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अल्टीमेटली वो एडवाइस दे के चिल है, डिसीजन मेकिंग तो मैंने करनी है। तो फिर वो उसको संबंधित, तो व्हाट इज द नज फॉर मी टू रीड, एंड नज कुड बी इन मेनी फॉर्मेट्स, दैट्स प्रोफेशनल नज। अ नज कुड बी कि चंदन और मुरारी ने मुझे बुलाया है, ये किताब मैंने 2012 में पढ़ी थी, इसलिए मैंने फटाफट कल खरीद के कुछ पैसेजेस दोबारा अपने आप को रिवाइज किया, दैट बिकेम द नज। 11 साल बाद ये किताब दोबारा उठाएं। नज कुड बी कि हमने एक बुक क्लब बना लिया है, नज कुड बी कि यार अगर नहीं पढ़ी ना तो चंदन पढ़ लेगा और बेइज्जती करेगा मेरी। नज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज माय नज टू प्रोपेल मी फॉरवर्ड, राइट। और वो हर एक का जवाब अलग निकल कर आएगा, बल्कि एक व्यक्ति के लिए भी कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट अलग निकल के आएगा। तो इस सवाल का जवाब भी इसी किताब में है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बहुत इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आई थिंक जो हमारे साथी हैं यहाँ, आई डोंट नो, लेकिन ये जो प्रोग्राम है चंदन जी रीड विद अ टीचर, ये एक नज का काम कर रहा है ना हमारे साथियों के लिए, डेफिनेटली कि कुछ तो पढ़ना है। किताबें पढ़ना है, और ये बता भी रहा है कि क्या पढ़ना है, वो किताब पढ़ेंगे। हाँ ओके। ये चॉइस आर्किटेक्चर में भी फर्दर चॉइस करके दे रहा है, डिफॉल्ट दे रहा है। राइट राइट राइट। या तो एक बार लास्ट में मैं इन्होंने बहुत अच्छा कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मैं वो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ ताकि सम अप हो जाएगा इन्हीं के वर्ड्स में। जो और हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो
इसके दो राइटर हैं, हेलर एंड सनस्टाइन। तो सनस्टाइन हमें, जब हमने सनस्टीन, कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको अनुराग जी? पता नहीं, ये तो मैं It's Sunstein. जैसे रिचर्ड टेलर इंडिया में आए थे तो उनका लेक्चर अटेंड करने गया था मैं, यू शिकागो सेंटर में लेक्चर हुआ था। अच्छा, ओके ओके। 1716 में आए थे इसी किताब पे लेक्चर देने। तो हमने जब इसके बारे में ट्विटर पे शेयर किया, तो जो इसके को राइटर है सनस्टीन, उन्होंने अप्रोच किया, मतलब अप्रोच नहीं, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि उनकी किताब पढ़ी जा रही है। तो हाउ दिस वर्ल्ड इज लाइक स्मॉलर एंड वी गेट कनेक्टेड टू द राइटर्स डायरेक्टली। इससे पहले भी 2-3 राइटर्स हमारे साथ ऐसे ही जुड़े हैं इस प्रोग्राम के जरिए, जब हमने उनकी किताब की बात की। एक बार तो आए भी, वो लूसी क्रेहन राइटर लूसी क्रेहन भी आई, और यल्मर एवर भी आए थे हमारे साथ इसमें। सो मैं उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जो हम लोगों ने बातचीत की है इन्हीं राइटर्स के इसमें। कि द फर्स्ट इज दैट सीमिंगली स्मॉल फीचर ऑफ सोशल सिचुएशंस कैन हैव मैसिव इफेक्ट्स ऑन पीपल्स बिहेवियर. Nudges are everywhere, even if we do not see them. Choice architecture, both good and bad, is pervasive and unavoidable, and it greatly affects our decisions. The second claim is that libertarian paternalism is not an oxymoron. Choice architects can preserve freedom of choice while also nudging people in directions that will improve their lives. We have covered a great deal of territory, including savings, social security, credit markets, environmental policy, healthcare, marriage, and much more. But the range of potential applications is much broader than the topic we have managed to include. One of our main hope is that an understanding of choice architecture and the power of nudges will lead others to think of creative ways to improve human lives in other domains. Many of those domains involve purely private action. Workplaces, corporate boards, universities, religious organizations, clubs, and even families might be able to use and to benefit from small exercises in libertarian paternalism. तो दो टर्म, मतलब ये इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इसको समराइज किया हुआ है यहाँ पे. दिस इज व्हाई आई वांटेड टू रीड इट, कि चॉइस आर्किटेक्चर एंड नजेस का इस्तेमाल करके हम आर्किटेक्चर बिल्ड कर सकते हैं अपने आसपास, अपने प्राइवेट लाइफ में, अपने पब्लिक लाइफ में, जहाँ पे भी हम काम करते हैं. एंड so like we can gently keep nudging the people around, keep nudging the system around, and that can bring the change. So thank you everyone, and it was really a great pleasure, Anurag ji, having you. Thank you very much for having me. Thank you very much. It will be, so like before we end the session, like I can see, and I framed Ritika ma'am here with us. If like the background noise subsided, please say something, and then like we will have 2 or 3 more comments, and then we will wrap it up. I'll say hi to begin with. I would like to talk about the things that people have said about this book. And one of them is this book is terrific. It will change the way you think, not only about the world around you, and some of its biggest problems, and but also about yourself. It also says nudge won't nudge you, it will knock you off your feet. And the other one says it's hot stuff, an idea whose time seems to have come. Very nice. One being that, and second, I just realized, I mean, I'm just inspired beyond words, especially because, I mean, all the examples that Anurag sir used, I've been a witness, like I've just seen that happening. And it was really, really inspiring that not only, I mean, the session was not restricted only just about, reading the quotes, how he and you and Chandan sir, how you took us to the practical application of the book. So I'm like really excited to read this, and also thinking why I didn't read it first for this long. Yeah, thank you so much, Anurag sir, for having me, for being here, and for Murari sir and Chandra sir for organizing, and Pandey sir as well. Thank you, sir, for organizing this entire event. Thank you. Thank you. So thank you everyone. Anurag sir, keep inspiring us, through your brilliance. And it was really awesome having you here. So thank you everyone. Keep improving schools, keep improving children's lives. Sure, we will. Thank you. Thank you very much.
So friends, we'll meet again in the next episode of Read with a Teacher next month. And meanwhile, Chandan ji, I think आप वो certificate link भी share करने वाले हैं. या कर दिया आपने? Yes. मैं भी share कर देता हूँ वो link. Okay. So some of you can. Friends, we are sharing the certificate link. Once you fill this form, you will be getting like an e-certificate in your